बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रखी और लगातार सरकार के आंकड़ों और दावों पर नज़र डाली जाए तो उन्हें सफलता मिलती भी नज़र आ रही है। क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, लगातार माओवादियों पर अटैक किए जा रहे हैं, लगातार माओवादियों को मार गिराया जा रहा है और जवान सुरक्षित हैं। माओवादियों के बड़े वेपन भी रिकवर किए जा रहे हैं। इस दौरान कई सारे सवाल हमारे मन में आते थे कि माओवादी आगे कैसे सरवाइव करेंगे या समर्पण करेंगे, और अगर वो आगे सरवाइव करेंगे तो उन्हें हथियार और कारतूस की आपूर्ति कैसे होगी, क्योंकि जवानों ने और सरकार ने माओवादियों को दंडकारण्य के जंगल में ही पूरी तरह से ब्लॉक करके रख दिया है। ऐसे में हाल ही के हुए मुठभेड़ में हमें कुछ ऐसा सामान हाथ लगा है जो हमें चौंकने पर और जवानों को और सुरक्षा बलों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या वो हथियार है और किस तरह से उसका निर्माण किया जा रहा है, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि बस्तर के अबूझमाड़ में 7 जून को एक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। हालांकि पुलिस ने तो पहले दावा किया था कि 7 माओवादियों को मार दिया गया है, लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तब बस्तर आईजी ने इस बात पर सफाई दी कि 7 नहीं 6 माओवादी मारे गए हैं और मारे गए माओवादियों के साथ कुछ हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए थे। इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जब हम बस्तर के उस जंगल में पहुंचे तब हमें वहां पे वो सारे निशान नज़र आए जहां पर देखने पर साफ नज़र आता था कि माओवादियों और जवानों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। जवानों का खून, माओवादियों का खून, खाली कारतूस के खोखे। इसी दौरान हमारी नज़र पड़ी जंगलों में एक इस तरह के कारतूस जो कि अलग तरीके से निर्मित किए गए थे। उसे देखने पर हमारा चौंकना लाजमी था, क्योंकि ये कारतूस हर बार की कारतूस के मुकाबले कुछ अलग नज़र आ रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये 12 बोर के जो हथियार हैं, जो राइफ़ल, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस के तरह ठीक उसी मापदंड पर बनाया गया लोहे का कारतूस था। और उस कारतूस को हमने आपको दिखाने के लिए केवल लाया हुआ है उस जंगलों से, जिसे हम बाद में पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हम माओवादियों का कारतूस लेकर घूम रहे हैं। दरअसल इस कारतूस को हमने इसलिए लाया ताकि हम आपको बता सकें कि जब माओवादी जंगलों में किस तरह से हथियार निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से वो अपने जो कारतूस की आपूर्ति बंद हो चुकी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने अंदर ही किस तरह से जुगाड़ पद्धति से काम शुरू कर दिया है, जो निश्चित ही तौर पर जवानों के लिए हो सकता है कि भारी ना पड़े, लेकिन चुनौती ज़रूर होगी। आपको याद होगा कि माओवादियों के पास वेपन आने का तरीका, जिस तरह से हमने पिछली बार एक जो भूतपूर्व माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया है, उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि सबसे पहले माओवादी जो है हथियार की पूर्ति के लिए अपने दुश्मन अर्थात जो जवान हैं उनसे खींच लिया करते हैं। मुठभेड़ में कोशिश करते हैं कि उनके जो ऑटोमेटिक वेपन है वो माओवादी अपने हाथ में ले लें, मुठभेड़ों में उनको मार कर। दूसरा उनका जो विकल्प होता है हथियारों को लेकर, वो होता है कि उनके स्वयं के द्वारा हथियारों का निर्माण किया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रमन्ना, जो कि किसी समय में दंडकारण्य में बहुत बड़े माओवादी हुआ करते थे, उनके अंदर भी क्षमता थी, वो बहुत अच्छे लोहार थे और यही वजह है कि माओवादी संगठन उन्हें संगठन में हथियार बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप रखा था। तो माओवादी जंगल में ही लोहे और लेथ मशीन और लोहार के काम के माध्यम से हथियारों को निर्माण करने का काम किया करते थे। इस बात की जानकारी इससे पूर्व भी है, लेकिन समय बदलता गया। जवानों के पास ऑटोमेटिक वेपन आए जिसमें यूबीजीएल जैसे हथियार आए। यूबीजीएल का फुल फॉर्म होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जिसे कि ऑटोमेटिक वेपन के नीचे फिट किया जाता है और इसमें जो सेल लगाया जाता है, इससे आप 200 से 300 मीटर की दूरी तक एक बम को या ग्रेनेड को आप दाग सकते हैं, जो सटीक निशाने पर जाकर गिरे और वहाँ जहाँ पर भी वो गिरेगा आसपास तबाही मचा देगा। माओवादियों ने भी जवानों के इस यूबीजीएल के तर्ज पर अपना एक नया हथियार तैयार किया जिसका नाम है बीजीएल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये यूबीजीएल इसलिए नहीं है क्योंकि इसे किसी भी हथियार के नीचे लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये हूबहू यूबीजीएल की ही कॉपी थी और ये देसी वर्जन था। यूबीजीएल पर लगातार माओवादी काम करते हुए उन्होंने बीजीएल बनाया और बीजीएल बनाने के बाद इसे जब भी हमने देखा तो देखा कि माओवादी इसे दागते ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी ये बीजीएल फटते नहीं हैं, जिससे कि उनके निर्माण में संदेह है। कुछ समय और बीतने के बाद जब इस मुठभेड़ में हमें ये 2 सेल नज़र आए तो एक बार फिर से माओवादियों की कारगिरी जो है वो हमें चौंकने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सोचा करता था कि दंडकारण्य के जंगल में माओवादियों को जिस तरह से लगातार कैंप इस्टेब्लिश करके उन्हें जंगलों में घेर दिया गया है,
उनकी सप्लाई चेन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हर उस इलाके पर मार किया जा रहा है जिस इलाके से माओवादियों को किसी भी तरह किसी भी सामान की आपूर्ति की जा सके। ऐसे में माओवादी अब अपने कारतूस की आपूर्ति किस तरह करेंगे, और उसका जवाब उन्होंने इस तरह के लोहे के कारतूसों से दिया है। दरअसल ये 12 बोर की जो बंदूक है उसमें जिस तरह से अगर आपने कहीं देखा होगा लाल रंग की जो कारतूस होती है ठीक उसी के साइज़ में हूबहू माओवादियों ने इसे बनाया है। और इसके काम करने का तरीका भी आपको बताऊं तो इसके अंदर सबसे पहले छर्रे और बारूद भर दिए जाते हैं और भरने के बाद इसे सामने से पैक कर दिया जाता है और पीछे ये जो छेद है यहाँ पर भी बारूद लगाया जाता है। इसमें किसी तरह के पटाखे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब आप इसे बैरल में डालेंगे और पीछे इसके ट्रिगर यहाँ पड़ेगा तो उससे चिंगारी उत्पन्न होगी और अंदर जो कारतूस जो बारूद भरा हुआ है उसमें विस्फोट हो जाएगा। उस विस्फोट का इस्तेमाल, हालांकि बस्तर आईजी ने इस पर विधिवत जानकारी देते हुए बताया कि जो बीजीएल लॉन्च करते हैं उसके लिए भी इस तरह के सेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन कारतूस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जानकारी भी बस्तर आईजी ने आज बातचीत के दौरान दी है। ऐसे में उन्होंने इस बात पे भी चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से जवानों को ये बात लगता है कि माओवादियों के पास अब कारतूस की कमी है और वो बीजीएल के साथ साथ अगर कारतूस बना रहे हैं तो वाकई में ये जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सर, 7 जून को जो मुठभेड़ हुई वट्टेकाल के इलाके में, उस इलाके में जो माओवादियों के सामान बरामद किए गए हैं उसमें लोहे के कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो क्या सर माओवादी अब जंगलों में बीजीएल के बाद कारतूस भी बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी जवानों की? विगत दिनों में पूर्वी बस्तर डिवीजन इलाका में सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका से 6 माओवादियों का शव के साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। उनमें से कुछ लोकली फैब्रिकेटेड जो अम्युनिशन है, जो लोगों से फैब्रिकेटेड जो 12 बोर अम्युनिशन टाइप का भी सामग्री बरामद की गई थे, उसका बैलिस्टिक एग्जामिनेशन करवा रहा है। लेकिन प्राथमिक तौर पर ये समझ में आ रहा था जो माओवादी द्वारा अभी उनके लिए अम्युनिशन का जो सप्लाई नेटवर्क काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ, उसी कारणवश उन्होंने स्थानीय स्तर पर अम्युनिशन जैसे पहले से बीजीएल शेल्स और भी लोकली फैब्रिकेट करते हैं, उसके जो लॉन्च करने के लिए जो अन्य उनके लिए जो अम्युनिशन का आवश्यकता पड़ते हैं 12 बोर अम्युनिशन टाइप का सामग्री का स्थानीय स्तर पर भी फैब्रिकेट करने के एक संभावना देखे जा रहा है। उसका और डिटेल्स हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसा बैलिस्टिक एग्जामिनेशन का भी रिपोर्ट आ जाएगा इसमें और हमको अतिरिक्त जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। क्या लगता है सर, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है लगभग कैंपों के माध्यम से, तो नक्सलियों का सप्लाई चेन भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, तो उनके पास क्या आप कारतूस पहुंच नहीं पा रहे हैं या उनकी क्या स्थिति होगी कारतूस और इस तरह के एल्यूमिनियम को लेकर? निश्चित रूप से जिस तरीके से विगत महीनों में दक्षिण बस्तर इलाका, अबुझमाड़ क्षेत्र और उत्तर बस्तर सभी इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के हिसाब से जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई थी और उससे साथ साथ जो उनके सप्लाई नेटवर्क और उनकी सेफ कॉरिडोर वगैरह में भी काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई की गए थे। उन सब के कारणवश जो लोकल फैब्रिकेशन है जो आर्म्स एम्युनिशन का, उस पर माओवादी द्वारा ज़्यादा फोकस करने का भी एक संभावना बताई जा रहा है और उस दिशा में हम लोग लगातार और जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी हमारा जो एक काउंटर एक्शन प्लान तैयार करके जो माओवादियों को इस प्रकार का भी जो एक लोकली फैब्रिकेटेड अम्युनिशन ना मिल जाए ताकि उसी को लेकर कोई हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम ना दे पाए, उसके लिए भी हम अपना एक काउंटर एक्शन प्लान तैयार करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर माओवादी अपने कारतूस भी यही बनाने लगे, क्योंकि हथियार तो बनाते रहे, समय समय पर लेथ मशीनें भी जब्त की गई हैं पुलिस के द्वारा, अगर कारतूस और इस तरह के बीजीएल बनाएंगे तो चुनौती कितनी बड़ी होगी? पूर्व में भी सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा जो उनके पास जो अंदरूनी इलाका में जो रिसोर्स उपलब्ध होता है उसी को लेकर उन्होंने स्थानीय स्तर पर बीजीएल शेल्स और जैसा वेपन भी जैसा मजल लोडिंग राइफल्स वगैरह भी और जो अम्युनिशन का भी बनाए जाने का और आईडीज जो आमतौर पर जो उनके लिए एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह को लेकर नाम ही उसका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, वो स्थानीय स्तर पर ही उसको असेंबल की जाती है। इन सब जो फैसिलिटी उनके पास पहले से अवेलेबल थे उसी को ध्यान में रखकर लगातार हमारे अभियान के दौरान भी कई बार जो माओवादियों का इस प्रकार का जो आर्म्स एम्युनिशन जो बनाने का जो लेथ मशीन और अन्य जो साधन को उनके हाइडोट्स को भी ऊपर कार्रवाई करके काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में भी रिकॉर्ड किए गए थे। निश्चित रूप से ये एक चैलेंज रहता है हमेशा, लेकिन उसके लिए जैसा किस तरीके से हम इसमें भी कंट्रोल कर सकता है, इसके खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए हमारा एक रणनीति बना तैयार करके कार्रवाई करेंगे। सबसे जवानों के लिए सुखद समाचार ये है कि जो बीजीएल बनाया गया है
वो अभी ब्लास्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों धर्मावरम और टेकलगुडम के कैंप में बड़ी संख्या में माओवादियों ने अटैक किया था, जिसमें 1,000 तक की संख्या में बीजीएल दागे गए थे। लेकिन वो बीजीएल फटे नहीं, जिससे जवानों को किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं। लेकिन बीते दिनों अबूझमाड़ के इरक भट्टी में 4 बीजीएल दागे गए थे, जिसमें 1 बीजीएल फट गया था और उसकी लाइव तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। यहाँ से ये जवानों के लिए चिंता बढ़ चुकी है कि अगर माओवादियों के बीजीएल फटने लगेंगे तो निश्चित ही तौर पर जवानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर उनके पास कम होते कारतूस में अगर वो इस तरह के लोहे के कारतूस बनाने लगेंगे तो ये भी जवानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जवान इस सोच में रहेंगे कि माओवादियों के पास कारतूस कम है, लेकिन माओवादी इस तरह के कारतूस बनाने लगेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जवान इन कारतूसों से लड़ने के लिए किस तरह की तरकीब निकालते हैं और साथ ही साथ माओवादियों से किस तरह भारी पड़ते हैं। या ये भी देखना रोचक होगा कि माओवादी इस तरह के कारतूस के साथ साथ आगे और किस तरह के हथियारों का इजाफा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करते हैं। जो भी होगा आने वाले वक्त में हम आपको हमेशा हर नई जानकारी के साथ अपडेट करेंगे। मुझे लगा ये बेहद चौंकाने वाली और ज़रूरी जानकारी थी, इससे भी अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहिए। अगर आपको भी लगे ज़रूरी जानकारी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि तथ्यात्मक बातचीत होती है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।